नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए सुरेंद्र कुमार जी की लिखी एक कहानी बंटी सुना रही। सोसाइटी में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए सुधा ने बंटी को महंगे और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में दाखिला तो करवा दिया, लेकिन क्या अंग्रेजी माध्यम का महंगा स्कूल बंटी को अच्छे संस्कार दे पाया? अब आगे। सुधा मायके गई है और शाम को जब तक वापस आएगी तो बंटी के स्कूल को लेकर फिर से उसके साथ चिकचिक होगी। सुधीर को इस बात की पूरी आशंका थी। सुधा के मायके वाले अमीर थे, करोड़ों में फैला उनका कारोबार था। सुधा के सारे भतीजे भतीजियां महंगे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते थे और फर्राटे से अंग्रेजी बोलते थे। सुधा की परेशानी की असली वजह यही थी। बंटी के स्कूल को लेकर वो अपनी दोनों भाभियों के सामने जैसे छोटी और हीन पड़ जाती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो कॉम्प्लेक्स की शिकार हो जाती थी। बंटी का किसी छोटे स्कूल में पढ़ना जैसे सुधा के लिए अपमान की बात थी। अपना ज़्यादा वक्त किटी पार्टियों और ब्यूटी पार्लर में बिताने वाली सुधा की अमीर और फैशन परस्त भाभियाँ सब कुछ जानते हुए बंटी के स्कूल को लेकर जानबूझ कर सवाल करती और अपनेपन व हमदर्दी की आड़ में बंटी के स्कूल को तुरंत बदल देने की सलाह भी देती थी। सुधा की दुखती रग को दबाने में शायद उन्हें मज़ा आता था। इस मामले में सुधा को नादान ही कहा जा सकता था। भाभियों की असली मंशा को समझ नहीं पाती थी। मायके से आकर बंटी के स्कूल को लेकर हमेशा बेफल जाती थी सुधा, और इस बार भी ऐसा ही होने वाला था। जैसी सुधीर को आशंका थी वैसा ही हुआ भी। इस बार सुधा ने बेफलने का अंदाज पहले से कहीं अधिक उग्र था। अब की बार बंटी के मामले में जैसे वो कुछ ठान कर ही आई थी। आते ही उसने ऐलान कर दिया, बस बहुत हो चुका, मैं कल ही बंटी को किसी अच्छे से अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिला दूंगी। इस निकम्मे से देसी स्कूल में वो कुछ भी नहीं सीख सकेगा सिवाय गंदी गालियों के। लेकिन मैंने तो कभी उसके मुंह से गंदी गाली निकलती हुई सुनी ही नहीं। हाँ, सुबह स्कूल जाते हुए वो हम दोनों के पाँव को ज़रूर छूता है। ये एक अच्छी चीज़ है और ऐसा करना बंटी ने ज़रूर उस स्कूल में ही सीखा होगा, जिसको अक्सर तुम निकम्मा और देसी कहती हो। मुस्कुराते हुए सुधीर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ किसी बेकार की बहस में नहीं पढ़ना चाहती। कल से बंटी दूसरे अंग्रेजी स्कूल में जाएगा। तुम नहीं जानते बंटी के कारण ही मुझको कितने कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। भैया के बच्चों की तरह बंटी में आत्मविश्वास ही नहीं है। हर समय मेरी गोद में ही दुब के रहना चाहता है। कहीं भी नहीं ठहर पाता बंटी के सामने, उन लोगों के सामने। मगर इन सारी बातों का इलाज स्कूल बदलने से ही हो जाएगा क्या? सुधीर ने पूछा। ज़रूर होगा। भैया के बच्चों में आत्मविश्वास और हाजिर जवाबी केवल उनके स्कूल की वजह से ही है। वे किसी भी सवाल पर ना तो बंटी की तरह झेपते हैं ना घबराते हैं। उनकी मौजूदगी में तो बंटी के मुंह से बात तक नहीं निकलती। नीरू भाभी तो कुछ नहीं कहती, लेकिन आरती भाभी की आदत को तो तुम जानते ही हो ना। वे कोई ना कोई ऐसी बात कहने से बाहर नहीं आती जो तन बदन में आग लगा दे। एक ही तो बेटा है हमारा, फिर हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हम भी तो बंटी को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। बंटी अपनी पढ़ाई में तो ठीक ही है, सिवाय इसके कि वो फर्राटे से अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता। फिर वो अभी काफ़ी छोटा है। इस समय उसका स्कूल बदलना ठीक नहीं होगा। सुधीर ने उसको समझाना चाहा। नहीं, इस बार मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। कल से बंटी किसी दूसरे स्कूल में ही जाएगा। सुधा का स्वर निर्णायक था। सुधा ने जैसा कहा वैसा ही किया। अभी स्कूल का रिक्शा आया और उसने बंटी को स्कूल नहीं भेजा। इसके बाद सुधा के ने मायके फ़ोन किया और अपनी भाभीयों से उन स्कूलों की लिस्ट मांगी जिनमें से किसी एक में बंटी का दाखिला करवाने के बाद वो अपनी हीन भावना से मुक्त हो सकती थी। दोनों भाभीयों ने कई महंगे अंग्रेजी स्कूलों के नाम सुधा को सुझाए। भाभीयों द्वारा सुझाए गए स्कूलों में से किसी एक को चुनने के जब सुधा ने सुधीर से सलाह मांगी तो उसने कहा, अब इस बारे में भी तुम अपनी किसी भाभी से ही पूछ लो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझको तो इस सारे स्कूलों के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं। इस बात पर सुधा का मुंह बन गया। वो बोली, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मेरे मायके वालों को किसी भी बात से वैसे भी तुम्हें चिढ़ है। पत्नी की इस पुरानी शिकायत पर सुधीर के पास मुस्कुराने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं था। हर बात में मायके का राग अलापना कुछ औरतों के स्वभाव में ही शामिल होता है, और सुधा भी उन्हीं में से एक थी। सुधीर के दफ्तर जाने के पहले ही सुधा बंटी को लेकर उसे अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करवाने के अभियान पर निकल पड़ी। सुधीर ने उससे पैसों के बारे में पूछा तो उसने कहा, मेरे पास हैं। कल रमेश भैया ने उसे काफ़ी रुपए दे दिए थे। मैंने लेने से इनकार भी किया मगर वे नहीं माने। हाँ, बंटी के अंग्रेजी स्कूल में दाखिले का सवाल था, तुम भी इनकार कैसे करती? सुधीर ने व्यंग्यपूर्ण कहा। मैं जानती थी तुम कोई ताना मारने से बाहर नहीं आओगे, मुंह बनाती हुई सुधा ने कहा और बंटी को लेकर बाहर निकल। शाम को सुधीर जब दफ्तर से वापस आया तो सुधा के चेहरे पर रौनक थी। उसके चेहरे की रौनक से स्पष्ट था
कि बंटी का एडमिशन किसी अंग्रेज़ी स्कूल में हो गया है, जैसे कोई बड़ा किला फतेह कर लिया हो। कुछ ऐसी ही हालत थी सुधा की। सुधीर के कुछ पूछने से पहले ही खुद बंटी के एडमिशन के बारे में पेश आई मुश्किलों की सारी कहानी उसे बताने लगी। कहानी के अंत में बंटी को एडमिशन का सारा श्रेय अपने भाई को देना नहीं भूली सुधा। रमेश भैया की सिफारिश नहीं होती तो बंटी को बिना डोनेशन के कभी भी एडमिशन नहीं मिलता। चलो जैसे भी है, बंटी को अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन मिल गया ना, अब कम से कम उसके कारण अपनी भाभीियों के सामने तुम्हारी नाक नीची नहीं होगी, चुटकी लेते हुए सुधीर ने कहा। सुधा का मुंह बन गया। अपनी मम्मी और पापा की बातों से एकदम उदासीन बंटी अपने नए वाले स्कूल की किताबों को उलट पलट कर देख रहा था। वो परेशान सा नजर आ रहा था। अगर महंगा स्कूल और बड़ा था तो उसकी किताबें भी वैसी ही महंगी और कठिन थी। बंटी इसलिए परेशान था क्योंकि नए स्कूल की किताबों में से उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। नए स्कूल की किताबों में जो कुछ था वो पहले वाले स्कूल की किताबों में नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में जो अजीब चलन चल पड़ा है ना, उसका शिकार बंटी जैसे मासूम बच्चे ही बनते हैं। किसी स्कूल के स्टैंडर्ड का मानदंड इन दिनों भारी भरकम डोनेशन, ऊंची फीस और कठिन सिलेबस बन चुका है। जितनी बड़ी बड़ी और कठिन शब्दावली की किताबें उतना ही नामी स्कूल। नए स्कूल में से जो किताबें बंटी को मिली वे खूबसूरत और आकर्षक थी। चिकने पृष्ठों वाली किताबों के अंदर जानवरों, पक्षियों, वाहनों, नदी और पहाड़ों के सुंदर और रंग बिरंगे चित्र थे। ये चित्र बंटी को खूब भाए थे, लेकिन किताबों में मौजूद अंग्रेजी के पोएम समझना बंटी के लिए मुश्किल था। कमोबेश शब्दों के अर्थ भी बदल गए थे। जैसे पहले वाले स्कूल की किताबों में बंटी ए फॉर एप्पल पढ़ता था, मगर नए स्कूल की किताबों में ए फॉर एलिगेटर बन गया था। सी फॉर कैट नए स्कूल में सी फॉर क्राउन हो गया था। स्कूल बदलते समय बंटी के मन को किसी ने नहीं जाना था, उसकी मर्जी किसी ने नहीं पूछी थी। यूँ भी सोसाइटी में बड़ों की नाक के मामलों में मासूमों की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। ये साफ था कि नए स्कूल में अपर केजी में पढ़ने वाले बंटी की सारी पढ़ाई भी नए सिरे से ही शुरू होने वाली थी। उधर बंटी का स्कूल बदलकर सुधा ने बैठे बिठाए अपने लिए परेशानी मोल ले रही थी। बंटी का पहला स्कूल घर से काफ़ी पास था। उस पर उसको स्कूल ले जाने के लिए रिक्शा घर के दरवाजे तक ही आता था। बंटी को स्कूल भेजने के लिए सुधा काफ़ी आराम से उठती थी। अगर बंटी ने नाश्ता न किया हो और स्कूल की रिक्शा आ जाए तो सुधा के कहने पर रिक्शे वाला 2-4 मिनट रुक भी जाता था। लेकिन स्कूल को बदलने से सारी बात ही दूसरी हो गई थी। बंटी के नए स्कूल की बस चौराहे तक आती थी, जो कि घर से बहुत दूर तो नहीं था मगर ज़्यादा पास भी नहीं था कि बंटी को साथ ले और उसका भारी भरकम स्कूल बैग उठाकर पैदल चौराहे तक पहुंचने में ही सुधा को कम से कम 15-20 मिनट तो लग ही जाते थे। नए स्कूल की बस किसी के लिए 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं रुकती थी, इसलिए उसके आने के समय से काफ़ी पहले ही जाके चौराहे पे खड़ा होना पड़ता था। यही हालत बंटी के स्कूल से आने के समय भी होती थी। कड़कती धूप में बस के आने से समय से 10-15 मिनट पहले ही सुधा को चौराहे पे खड़े होकर उसकी राह देखनी पड़ती थी। बंटी को स्कूल की बस में चढ़ाने और उतारने के चक्कर में सुधा हाँफ जाती थी। कभी कभी खींच भी उठती थी, लेकिन अपनी खींच को वो जाहिर नहीं कर पाती थी। करती भी तो कैसे? सारी मुसीबत उसकी अपनी ही तो मोल ली हुई थी। केवल एक ही ख्याल उसको काफ़ी राहत और संतोष देने वाला था। वो था कि बंटी के कारण अब कम से कम अपनी नखरैल भाभीियों के सामने उसकी स्थिति कमज़ोर नहीं पड़ेगी। एक और समस्या भी बंटी के स्कूल बदलने से सुधा के सामने आ खड़ी हुई थी। बंटी के नए स्कूल की किताबें सुधा के पल्ले नहीं पड़ रही थी। ऐसे में उसको होमवर्क करवाना सुधा के बस की बात नहीं थी। बंटी के लिए ट्यूशन का इंतज़ाम करना भी अब ज़रूरी हो गया था। इधर बंटी के दिल और दिमाग की हालत क्या थी, किसी को भी इसे जानने की फुर्सत न थी। सुबह सुधा गहरी नींद से ही उसे जगा देती थी और फिर जल्दी जल्दी उसको स्कूल के लिए तैयार करती। बंटी को तैयार करते वक्त सुधा का ध्यान उसकी तरफ कम और दीवार पर लटक रही घड़ी की तरफ ज़्यादा रहता। उसे डर रहता कि कहीं स्कूल की बस निकल ना जाए, इसीलिए वो बंटी को लगभग घसीटते हुए चौराहे तक ले जाती। बस में स्कूल जाना बंटी के लिए नया और मज़ेदार अनुभव था। नए स्कूल की साफ़ सुथरी और शानदार इमारत में प्रवेश भी बंटी के लिए रोमांचपूर्ण अनुभव था। बाकी चीज़ों के मामले में पहले वाले स्कूल से नया स्कूल बंटी के लिए कुछ अच्छा और कुछ बुरा था। नए स्कूल में आकर शुरू शुरू में तो बंटी को ऐसा लगा था जैसे वो किसी एकदम बेगानी दुनिया में आ गया हो। वो बहुत घबराया हुआ था, अपने आप में ही सिमटा चला जा रहा था। क्लास में बाकी बच्चे उसकी इस हालत पर हंसते थे। नए स्कूल की मैम बंटी को बहुत पसंद आई। उनका बोलने चालने का ढंग भी अच्छा था। पहले वाले स्कूल की मैडम की तरह पढ़ाते समय वे तेज़ आवाज़ में बच्चों पर चिल्लाती नहीं थी।
एक बच्चे ने जब अपना सबक ठीक से नहीं सुनाया तो मैम ने बस उसके कान को हल्के से खींच दिया था। पहले वाले स्कूल की मैडम तो ऐसे बच्चों को फ़ौरन अपनी टेबल के पास मुर्गा बना देती या उनकी पीठ अथवा हाथों पर स्केल से ज़ोर ज़ोर से मारती थी। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी बंटी ने नए स्कूल में, पर कुछ चीज़ें बहुत बुरी भी लगी उसको। नए स्कूल में बच्चे बड़ी गंदी गंदी हरकतें करते थे, वे गालियाँ भी निकालते थे जो अभी बंटी की समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उनके द्वारा दी जाने वाली अधिकांश गालियाँ अंग्रेज़ी में होती थी और अपनी उम्र से कहीं बड़ी बड़ी बातें करते थे नए स्कूल के बच्चे। इधर बंटी को महंगे और बढ़िया स्कूल में दाखिला करवाने के बाद गर्व से इतरा रही सुधा को उस दिन फिर अपमान का सामना करना पड़ा, जब उसके घर बच्चों के समेत आई भाभीियों की मौजूदगी में बंटी और उनके बच्चों में झगड़ा हो गया और इस झगड़े में बंटी के मुंह से ठेठ पंजाबी ज़बान में माँ बहन वाली गालियाँ निकल गईं। गुस्से में सुधा ने बंटी की गाल पर एक ज़ोर का चाटा रसीद कर दिया। सुधा के लिए ये शर्म की बात थी। बढ़िया अंग्रेज़ी स्कूल में जाने के बाद भी बंटी की ज़बान से घटिया गाली निकली थी। ऐसे मौके पर भी बड़ी भाभी आरती कटाक्ष करने से नहीं चूकी थी। जाने दो दीदी, इतना गुस्सा क्यों करती हो? शुरू से ही इसको किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाया होता तो ये ऐसी गालियाँ नहीं सीखता। नए स्कूल के माहौल का असर होने में थोड़ा समय तो लगता ही है, इसीलिए बुरी आदतें भी जाने में वक्त तो लगेगा ही। आखिर कौआ एकदम से हंस की चाल तो नहीं चल पड़ेगा ना। सुधा कुछ बोली नहीं, मगर उसका चेहरा अपमान से लाल हो गया। ये देख दोनों भाभियां कुटिलता से मुस्कुरा दी। सुधा को नीचा दिखलाने का कोई मौका वे छोड़ती नहीं थी। शाम को दोनों भाभियां बच्चों को लेकर चली गईं, मगर सुधा के मन में अपमान की कड़वाहट छोड़ गई। तिलमिलाई सुधा अपने दिल की सारी भड़ास एक बार फिर से बंटी पर निकलना चाहती थी, मगर सुधीर ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। बंटी की वजह से सुधा को एक बार फिर नीचा देखना पड़ा था। भाभी की बातें नश्तर बनकर उसे काटे जा रही थी। सुधीर उसको शांत करने की लगातार कोशिश करता रहा। सहमा हुआ बंटी रात को भूखा ही सो गया। बंटी के भूखे सो जाने से सुधा के अंदर की ममता जागी। शायद अपने व्यवहार के लिए उसे पश्चाताप भी हुआ था। सुधा बंटी को जगाकर कुछ खिलाना चाहती थी, मगर सुधीर ने उसे मना कर दिया। नए अंग्रेजी स्कूल का असर 4-5 महीने में बंटी में साफ नज़र आने लगा था। रोज़मर्रा की छोटी मोटी बातों के लिए बंटी अंग्रेज़ी में शब्दों का इस्तेमाल करने लग गया। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मा और रात को सोते वक्त गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मा कहना बंटी के दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। अंडे को अब वो एग कहता था और सेब को एप्पल। ये देख सुधा फूली नहीं समाती। उसके दिमाग में न जाने कैसे ये बात बैठ गई कि अंग्रेज़ी में बात करने वाले बच्चों के कारण ही सोसाइटी में माँ बाप की शान बनती है। बदलाव तो बंटी में आ रहा था, मगर वो केवल अंग्रेज़ी के चंद शब्द बोलने तक ही सीमित नहीं था। बंटी के व्यवहार में आक्रामकता और उद्दंडता भी आ रही थी। किसी बात के लिए टोके जाने बंटी को अच्छा नहीं लगता था। सुधा उसकी हर चीज़ केवल इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि वो अंग्रेज़ी स्कूल के रंग में रंग रहा था। उसकी ज़बान से जब कोई हल्के किस्म की पंजाबी गाली नहीं निकलती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बंटी गाली देना ही भूल गया था। ये बात अलग थी कि अब उसकी दी हुई गाली सुधा की समझ में नहीं आती थी, क्योंकि अब वो अंग्रेज़ी में ऐसी गालियाँ निकालना सीख गया था जिनका मतलब समझना उसके लिए मुश्किल था। गालियों का मतलब बंटी भी शायद नहीं समझता था, क्योंकि उसको इतना ज़रूर मालूम होता था कि उसके मुख से जो निकल रहा है वो गाली है। एक दिन जब रिमोट हाथ में लेकर बंटी टेलीविज़न के चैनल से छेड़छाड़ कर रहा था तो सुधा ने उसे टोका और कहा, बहुत हो गया बंटी, अब टेलीविज़न बंद करो और अपना होमवर्क करो। लेकिन बंटी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कार्टून चैनल देखता रहा। सुधा ने अपनी बात दोहराई, लेकिन बंटी पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी बार भी जब बंटी ने इस बात को अनसुना किया तो सुधा को गुस्सा आ गया। उसने बंटी के हाथ से रिमोट छीना और चिल्ला कर बोली, मैं क्या कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुधा का रिमोट छीनना और चिल्लाना बंटी को रास नहीं आया। उसके नथुने फूलने लगे और गुस्से से सुधा की ओर घूरते हुए ज़ोर से चीखा, शट अप यू ब्लडी बास्टर्ड। अंग्रेज़ी में दी गई बंटी की गाली के मतलब सुधा नहीं समझी थी, इसीलिए उसका तमाचा बंटी की गाल पर नहीं पड़ा। वो असहाय और बेबस नज़रों से सुधीर को देखने लगी। पत्नी की हालत पर गुस्से की बजाय सुधीर को तरस आता। वो पत्नी को यह नहीं बताना चाहता था कि बंटी की अंग्रेज़ी में दी गई गाली पंजाबी में दी गई उस गाली से बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से उसने उस दिन बंटी के गाल पर तमाचा मारा था। नमस्कार, तो ये थी आज की कहानी बंटी, और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।